एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। जो एल्कीन्स है उसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज सिमिलर है एल्केन्स से। जैसे कि एल्केन्स में भी फर्स्ट फ्यू मेंबर्स क्या है, गैसेस है। उसी तरह से एल्कीन्स के भी जो फर्स्ट 3 मेंबर्स है वो गैसेस है, और कार्बन 15 और 18 तक आ जाते हैं लिक्विड्स, और जो हायर एल्कीन्स है वो सॉलिड्स होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो सिमिलर ही है एल्केन से, और जो फ़र्क आता है वो यहाँ पर पोलैरिटी में और आइसोमेरिज्म में आता है। तो देखो, जो एल्कीन्स है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती है, और जो एल्केन्स है वहाँ पर कॉन्फॉर्मेशंस चलती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बाद में करेंगे डिस्कस। पहले डेंसिटी देखते हैं कि जो डेंसिटी है एल्कीन्स की वो लेस होती है वाटर से, तो ये लाइटर होते हैं वाटर से। और जो सारे एल्कीन्स है वो सभी क्या है, कलरलेस है, कोई भी कलर नहीं है, और सारे ही ओडरलेस है, कोई भी पर्टिकुलर इनका स्मेल नहीं होता एक्सेप्ट इथीन। सिर्फ और सिर्फ इथीन ऐसा है जिसकी एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक स्मेल है, जो कि होती है फेंट स्वीट स्मेल, मतलब धीमी धीमी इसकी स्वीट स्मेल होती है, हल्की हल्की सी। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो जैसे ही साइज बढ़ता है वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट का एक रेगुलर इंक्रीज आपको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट मेंबर है C2H4। ठीक है, जनरल फॉर्मूला इज CnH2n, उसके अकॉर्डिंग हम बना देंगे इसकी सीरीज C3H6 एंड C4H8। यहाँ से यहाँ CH2 का फर्क आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही CH2 का इंक्रीज होता है, तो वैसे ही हमने देखा कि 20 से 30 केल्विन तक जो टेम्परेचर है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो राइज होता है। ठीक है, वो इंक्रीज होता है। सो देयर इज अ रेगुलर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। वैसे ही यहाँ से यहाँ CH2 का इंक्रीज होगा। जैसे ही ये CH2 इंक्रीज होता है मास में, वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट 20 से 30 केल्विन के बीच में राइज करता है। सो देयर इज अ रेगुलर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीज इन साइज। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो देखो, एल्केन्स में भी मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, एक चीज़ हम यूज़ करते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। मतलब आपको अगर कोई चीज़ डिसॉल्व करवानी है, मान लो वो पोलर है। ठीक है, आपको एक चीज़ आपको डिसॉल्व करवानी है, वो पोलर है, तो उसके लिए आपको पोलर सॉल्वेंट ही लेना होगा, तभी वो उसमें डिसॉल्व होगी। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। उसी तरह से नॉन पोलर भी नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। ठीक है, नॉन पोलर अगर है, कोई कंपाउंड नॉन पोलर है, तो उसके लिए आपको नॉन पोलर ही सॉल्वेंट लेना होगा, तभी वो अच्छे से उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक ये चीज़ है। अब बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन क्या पोलर है या फिर नॉन पोलर है? तो देखो, जो एल्कीन्स होते हैं वो होते हैं काइंड ऑफ नॉन पोलर। हाँ, वैसे आप ये चीज़ कह सकते हो कि जो ये एल्केन से अगर हम कंपैरिजन करें, तो एल्केन से तो इनकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है ना एल्कीन में, इस वजह से थोड़ी पोलैरिटी में ये ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एल्केन्स। लेकिन अगर वैसे ही देखा जाए तो एल्कीन्स नॉन पोलर की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि ये इतने भी पोलर नहीं होते। ठीक है, डबल बॉन्ड की वजह से सम पोलैरिटी इसमें आ जाती है, थोड़ा सा पोलर नेचर की तरफ ये चले जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी पोलर नहीं होते। तो यहाँ पर हम इसे कंसीडर करते हैं नॉन पोलर। ठीक है, तो अगर ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर कहाँ पर डिसॉल्व करेंगे? नॉन पोलर एल्कीन्स है, किसमें डिसॉल्व होगी? सॉल्वेंट चाहिए नॉन पोलर। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जो एल्कीन्स है वो इनसॉल्युबल होती है वाटर में। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वाटर इज वन ऑफ द पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली पोलैरिटी है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आता है, तो पोल्स है। ठीक है, पोलर है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जाम्पल देख लो, बेंजीन हो गया। ठीक है, वन ऑफ द नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो बेंजीन में क्या है, ये सॉल्यूबल है, और ईथर भी आप ले सकते हो, पेट्रोलियम भी है। ठीक है, इस तरह के सॉल्वेंट्स। तो जो एल्कीन्स होते हैं वो इनसॉल्यूबल होती है वाटर में, क्योंकि ये जो एल्कीन्स है वो नॉन पोलर नेचर की है, और जो वाटर है वो पोलर है। तो हमें करवाना है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो लाइक के लिए हमें लाइक ही सॉल्वेंट चाहिए। तो और ये सॉल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, और साथ में पेट्रोलियम भी हो गया। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी तो आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। अब देखते हैं डायपोल मोमेंट। अब ये डायपोल मोमेंट क्या होता है? इसे डिनोट करते हैं म्यू से। तो ये मेजर करता है पोलैरिटी
को, ठीक है, कि कोई मॉलिक्यूल कितना पोलर है। तो देखो हम सिस ट्रांस दोनों में करेंगे। पहले हम एल्केन एल्कीन में देखते हैं। जो एल्कीन्स होती हैं वो ज़्यादा पोलर होती है देन एल्केन्स, ठीक है। तो इसका रीज़न मैं बता चुकी हूँ, बिकॉज यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें क्या होता है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमें पता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन होता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इजीली पोलराइजेबल है, जो पोलराइज हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, या फिर आप कहो पोलैरिटी ऑफ एल्कीन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एल्केन्स, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। अब सिस ट्रांस का देखो, ठीक है। सिंस जो एल्कीन्स है वो शो करती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या आते हैं, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर्स आते हैं, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट हम बनाते हैं सिस आइसोमर। तो CH3 यहाँ पर हमने ये ग्रुप्स लगा दिए, दोनों सेम साइड पे है, तो ये बन जाता है सिस आइसोमर। और इसी का ही ट्रांस कैसे बनेगा, CH3 यहाँ पर आ गया और एक CH3 यहाँ पर आ गया, ऑपोजिट साइड्स में आ गया, तो ये बन गया ट्रांस आइसोमर। दिस इज सिस आइसोमर, दिस इज ट्रांस आइसोमर। अब देखो, अब ये एक चीज़ होती है, एरो करके यहाँ पर क्रॉस करते हैं, इसे कहते हैं डायपोल। और ये कहाँ से कहाँ जाती है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये जाती है, या फिर ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ये जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके एरोज इस तरह से आप बनाओगे और इसका इस तरफ बनाओगे, ठीक है। अब ट्रांस में यही एरोस कहाँ होंगे, एक ऊपर की तरफ होगा, एक नीचे की तरफ इस साइड आएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर जो डायपोल्स है वो क्या है, एडिटिव नेचर के है, क्योंकि ये रीइंफोर्स कर रहे हैं एक दूसरे को, काइंड ऑफ ये सिमिलर डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, डायपोल मोमेंट यहाँ पर ज़्यादा होता है। अगर आप ट्रांस की बात करो, जब हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन्स है ट्रांस के केस में, तो क्या होता है, ये दोनों डायपोल्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि ये इक्वल एंड ऑपोजिट है। ये क्या है, यहाँ पर इक्वल एंड ऑपोजिट डायपोल्स है, ऑपोजिट डायपोल्स है, इसकी वजह से ये कैंसिल हो जाते हैं। और सिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन्स के जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है म्यू की, वो 0 हो जाती है, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि सिस के ज़्यादा डायपोल मोमेंट होता है एज कम्पेयर टू ट्रांस, और कई बार ट्रांस में सिमेट्रिकल एल्कीन्स में 0 भी हो जाता है, ठीक है। तो ये बात थी डायपोल मोमेंट की। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट। तो जब आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हो ना, तो मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन क्या चीज़ करती है, मेल्टिंग पॉइंट के लिए आप देखते हो पैकिंग, क्योंकि जो आपके मॉलिक्यूल्स है वो अगर टाइटली पैक्ड होंगे तो क्या होगा, उसमें जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, वो भी उसमें स्ट्रांग होगी, जो कि है वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। अब जो ट्रांस होता है, अगर हम इसका कंपैरिजन करें सिस एंड ट्रांस में, जो ट्रांस आइसोमर होता है उसमें ज़रा आप इन दोनों बल्की ग्रुप्स की पोजीशंस देखो, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये कोई भी यहाँ पर एक दूसरे को हिंड्रेंस नहीं कर रहे हैं। एंड प्लस अगर इसी तरह का दूसरा मॉलिक्यूल भी पैकेजिंग में आता है तो यहाँ पर पैकेजिंग करना बहुत ही ईजी होता है। तो ट्रांस में क्या होती है, इफेक्टिव पैकिंग होती है। और कभी भी अगर आपने मेल्टिंग पॉइंट को देखना है तो प्लीज़ आप इस चीज़ से देखिए, पैकिंग से, कि वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स की पैकिंग है वो कितनी एफिशिएंट है और कितनी पुअर है, वो यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। तो यहाँ पर जो ट्रांस है उसमें जो पैकिंग है मॉलिक्यूल्स की वो इफेक्टिव है। यहाँ पर क्या है, इफेक्टिव पैकिंग है, क्योंकि जो बल्की ग्रुप्स है वो एक दूसरे से दूर है, तो यहाँ पर हिंड्रेंस कम है। अगर आप यहाँ पर देखोगे बल्की ग्रुप्स एक साइड पे है और छोटे छोटे ग्रुप्स दूसरी साइड पे, तो यहाँ पर क्या पैकिंग है, यहाँ पर बिल्कुल पुअर पैकिंग है, अच्छी तरह से ये पैकिंग नहीं होगी। अगर पुअर पैकिंग है तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो भी क्या होगी, इसमें वीक होगी, ठीक है, क्योंकि पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं है मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इफेक्टिव नहीं होगी, वो वीक होगी, जिसकी वजह से लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ेगी, सो दैट ये इंट्रैक्शन टूट जाए और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो जाए। और वही मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए जो ट्रांस है, ट्रांस में क्या है, इफेक्टिव पैकिंग है, तो यहाँ पर जो फोर्सेस है वो भी स्ट्रांग है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा, मेल्टिंग होगी। तो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है सिस से, बिकॉज जो ट्रांस है उसमें इफेक्टिव पैकिंग है और सिस में पुअर पैकिंग होती है, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। अब चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। अब देखो जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है पोलैरिटी, कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो कितना पोलर है, क्योंकि जितना वो पोलर होगा उतना ही
क्या होगा, इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी, फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। सिस में भी ऐसा होता है, क्योंकि सिस में क्या होता है, मोर पोलैरिटी क्यों है, क्योंकि जो डायपोल्स है वो एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं इस तरह से, जो मैंने आपको डायपोल में बताया था। सिस में देखो क्या है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो इसका सम रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आपको मिलने वाला है। लेकिन इसमें आपको अगर तो सेम ग्रुप्स लगे हैं तब तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, एंड ऑपोजिट तो है ही, तो कैंसिल आउट होके आपको डायपोल मोमेंट 0 मिलेगा, ठीक है। लेकिन कभी यहाँ पर कोई और ग्रुप भी है, फिर भी इसका जो डायपोल मोमेंट है वो क्या है, सब्ट्रैक्टिव स्टेट में है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड पे है ना। जो भी वैल्यू हुई तो ये एक दूसरे को माइनस ही करेंगे और ये एक दूसरे को प्लस ही करेंगे, तभी तो सिस का हमेशा ज़्यादा होता है ट्रांस से। इसी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी किसके ज़्यादा होते हैं, सिस के ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ट्रांस, ठीक है। एक और पॉइंट था ब्रांचिंग का, जो कि हमने एल्केन्स में भी करा है, यहाँ पर भी रिपीट करवा देती हूँ। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ठीक है। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। देखो, एक है हमारे पास लीनियर, ठीक है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 विदाउट ब्रांचिंग एक एल्कीन आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सरफेस देखो इस तरह का हो जाएगा। अगर हम कोई कोई इस तरह से हम ब्रांचिंग वाली चीज़ ले लेते हैं, जिसके यहाँ पर ग्रुप्स लगे हैं, ब्रांचेस बनी हुई है, तो वहाँ पर कुछ इस तरह का आपको सरफेस देखने को मिलेगा। तो किसके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है, किसके पास सरफेस एरिया ज़्यादा है, ऑब्वियसली यहाँ पर देखो कितना सरफेस एरिया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर सिर्फ कम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया कम है। अगर इसी तरह के दूसरे वाले मॉलिक्यूल को लगना है तो उनके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपस में क्या है, कम है। यहाँ पर अगर इसी तरह के एक और मॉलिक्यूल को लगना है तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनके सरफेस पे ज़्यादा है, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ पर वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा होगी, क्योंकि जो वंडरवॉल फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया पे। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ेगा उतनी ही वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगी, और अगर वंडरवॉल फोर्स अगर बढ़ रही है कहीं पर तो उसमें क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको बॉन्ड तोड़ना, इंट्रैक्शन तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। और अगर आप ब्रांचिंग करवा रहे हो तो ये सरफेस एरिया आप कम करवा रहे हो। देखो, इसको, इन दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको आपस में इंट्रैक्ट होना है, तो इंट्रैक्शन के लिए जो सरफेस एरिया है वो ही कम कर दिया, वो कम कर दिया तो फोर्स भी कम हो जाएगी। फोर्स कम हो जाएगी अगर, तो उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर देके भी ये इंट्रैक्शन टूट जाएगी, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तभी कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। बाकी ये चीज़ मैं एल्केन्स में डिटेल में आपको बता चुकी हूँ, अगर आपने देखना है तो पीछे जाके प्लेलिस्ट में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन में ये चीज़ आपको विद एग्जांपल मिल जाएगी। सिमिलर केस होता है एल्केन्स में भी, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बतानी थी। तो ये थी फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।